एप्लीकेशंस ऑफ टिग्नोमेट्री। ठीक है, नाम इसका इस तरीके से क्यों है चैप्टर है, क्योंकि हम यहाँ पे टिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। यानी क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गई टिग्नोमेट्री। जैसे कोई लॉ होता है तो फिर जब उस लॉ को हम कहीं पे अप्लाई कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं इस लॉ की एप्लीकेशन। जैसे हमने 9th में न्यूटन के कुछ लॉ पढ़े थे तो उनकी एप्लीकेशंस पढ़ी थी। इसी तरीके से यहाँ पे हमने टिग्नोमेट्री पढ़ी है तो टिग्नोमेट्री को अप्लाई हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, किस तरीके। इस चैप्टर का दूसरा नाम भी है, ठीक है, तो क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसको हम जनरली हाइट एंड डिस्टेंस भी बोल देते हैं। अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे हम किस तरीके से प्रॉब्लम आएंगी और किस तरीके से उनको टैकल कर रहे होंगे। माने कोई पॉइंट है P, तो ये क्या हो गया ग्राउंड। ऐसे मान लेते हैं एक बिल्डिंग है, टावर है कुछ भी, ठीक है, हमने बोला ये क्या है, टावर है और ये ग्राउंड हो गया। तो ये क्या हो गया यहाँ पे 90 डिग्री। भाई ग्राउंड पे टावर को हमने सीधा ही लगाया होगा 90 डिग्री के उसमें। अब क्या है, यहाँ पे कोई एक पर्सन है ए पे, ठीक है, इसको मान लेते हैं बी पॉइंट। फिर जो ए पे यहाँ पे कोई पर्सन है वो क्या कर रहा है, वो पॉइंट पी को देख रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कुछ इस तरीके से देख रहा हूँ, यहाँ से ए से ये पी को देख रहा है। क्लियर वो, तो ये क्या हो गया, उसका देखने की जो लाइन है वो भी, भाई वहां पे इसकी यहाँ पे आइज है और इसकी आइज से ये अपनी आंखों से इस तरीके से इस पॉइंट को देख रहा है। तो इसको इसलिए बोला जाता है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, यानी कि किस लाइन में देख रहा है। तो ये क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल बन गया, क्या बनता है, एंगल, जिसको मैंने बोल दिया थीटा। क्या बोल दिया उस एंगल को, थीटा। इसी एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या मतलब हुआ इसका, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो हम बोलते हैं एलिवेट कर रही है, बढ़ रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी वहीं से आया, ये एंगल है जब हम ऊपर की साइड देख रहे हैं। अगर मानो कोई पॉइंट यहाँ पे होता, ठीक है, यहाँ पे कुछ है, मानो एक यहाँ पे बर्ड है, पहले उस टावर को देख रहा था, अभी पर्सन इस बर्ड को देखने लगा। तुम खुद सोचो कि ये पर्सन जो है वो तुम ही हो। तो अगर तुम्हें बर्ड को देखना है तो तुम्हारी लाइन ऑफ साइट यही रहनी चाहिए कि चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कैसे, अब जो तुम्हारी लाइन ऑफ साइट है वो ये होगी, तुम अब इस तरीके से देख रहे हो, ठीक है। ऐसे समझो वहां पे टावर था, पहले तुम ऐसे देख रहे थे, तुम्हें वो टावर दिख रहा था। अब बर्ड को देख रहे हो, बर्ड थोड़ा ऊपर है, ठीक है, तुम्हारी तरफ है, तो तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि तुम अब ऐसे देखना शुरू करोगे। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये चेंज करता है, और ये कैसे चेंज करेगा कि भाई लाइन ऑफ साइट क्या है तुम्हारी, ठीक है, तुम देख किधर रहे हो, और लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में हमेशा बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। कहाँ कहाँ पे बनता है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में, ठीक है। तो वो जो भी एंगल है उसके एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर हुआ। तो अगर कभी तुम नीचे से खड़े होकर ऊपर देख रहे हो तो हमेशा क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एक दूसरा केस लेते हैं, ये बी पॉइंट हो गया और ये ए हो गया, फिर ये हो गया एक बिल्डिंग है, ठीक है, पीबी, और ये एक हाउस है। एक पर्सन बिल्डिंग के ऊपर है वहां पे की पॉइंट पे, तो वो हाउस के ऊपर देख रहा है यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, यहाँ से खड़ा होकर।
तो ऊपर से नीचे की साइड देख रहा है, इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ, तो ये क्या हो गई उसकी लाइन ऑफ साइट, क्या हो जाएगी थी उसकी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। जब कोई ऊपर से नीचे देख रहा होता है तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि एलिवेशन तो तब होगा जब वो ऊपर देख रहा होगा, तो ऊपर से नीचे देख रहा है तो उसका बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनना चाहिए तुम ये बताओ। इसको मैं ऐसे सर बोल पी देता हूँ, पॉइंट पे। पी पॉइंट पे। पी पॉइंट पे क्या एंगल होगा, नाम पढ़ के बता सकते हो? तुम्हें बताइए एंगल को कैसे पढ़ते हैं। एस पी क्यू, ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया एस पी क्यू। तो देखो यहीं पे गड़बड़ी होती है, क्योंकि अभी तो तुम पहली बार पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो तुमने कहा ये क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है, यानी कि यही एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होता, ध्यान दो। वहां पे हमने क्या देखा था, जो एंगल बन रहा होता है वो किसके बीच में होता है, लाइन ऑफ साइट और दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा, लाइन ऑफ साइट और ये तो वर्टिकल होगी, तो तुम यहाँ पे बना लोगे, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया, मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ये जो एंगल है, एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेलिंग क्या है डिप्रेशन की, मैं सही से नहीं दिख रहा है तो मैं रिपीट कर देता हूँ, DEPRESSION। तो एंगल ऑफ एलिवेशन है या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन है, हमेशा कहाँ पे बनेगा, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। तो गलती से ये एंगल मत बना देना, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है। तो बस दो ही तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। या तो कहाँ पे देख रहे होंगे हम, नीचे से ऊपर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, और अगर ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। कभी भी वर्टिकल और लाइन ऑफ साइट के बीच में मत बनाना, गलत होता है, ठीक है। तो बस यहाँ पे दो ही एप्लीकेशन है। अब इसका यूज क्या होता है, इसका यूज ये होता है कि देखो, अगर मुझे ये पता है कि मैं किस एंगल से देख रहा हूँ उसको, ठीक है, वहाँ पे टावर का जो ये एंड पॉइंट है पी, अगर मुझे पता है किस एंगल से देख रहा हूँ और मुझे पता है कि बी से ए तक का डिस्टेंस कितना है, तो फिर मैं इजीली पी बी बता सकता हूँ, यानी टावर की हाइट कितनी है मैं ये बता सकता हूँ बिना उसको मेजर किए। पहले मैं टावर के टॉप पे जाके कुछ वहाँ पे मेजरमेंट के लिए इंस्टेप वगैरह रख के ऐसे मेजर नहीं करूंगा, मैं सिंपल यहीं पे खड़ा होके बता सकता हूँ। अगर मेरे पास दो चीजें, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, यानी कि आई लाइन ऑफ साइड जो है, आग से जो एक साइड बन रही है वो, और हॉरिजॉन्टल, इन दोनों के बीच में अगर एंगल कितना है ये अगर मुझे पता चल जाए, और ये पता चल जाए टावर से मैं कितनी दूरी पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, डिस्टेंस कितना है, तो इन दो से मैं हाइट बता सकता हूँ किसकी, इस टावर। तो यही इसकी एप्लीकेशन है, अलग अलग जगह पे हम इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ तुम एक्सरसाइज पे 9.1। सर ये ड्रॉ करनी है। हाँ ये जो करना है, लेकिन मैं इसको जल्दी से करूँ। Exercise 9.1 question first. A circus artist is climbing a 20-meter long rope. एक circus artist है और वो 20-meter long rope पे climb कर रहा है, चढ़ रहा है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole. देखो कुछ इस तरीके से किया गया है, यहाँ पे एक पोल है, तो ये हो गया ग्राउंड। तो ये जो पोल है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये पोल हो गया, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी। तो इस पोल के एंड पे, ठीक है, उसने यहाँ पे वो रोप को टाई कर दिया, बांध दिया, और जो दूसरा इसका एंड होगा रोप का, उसको इसने ग्राउंड से टाई किया।
माना हमने ये वाला पॉइंट हो गया सी। सही हो गया। अब रोप क्या है? रोप है AC। तो वो क्लाइंब कर रहा है इस तरीके से, सर्कस आर्टिस्ट सी से ए की तरफ जा रहा है। तो वो रोप की लेंथ इन्होंने दे दी हमें कितनी, 20 मीटर। तो मुझे एक तरीके से लाइन ऑफ साइट पता चल गया, यहाँ पे कितना हो गया, 20 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट निकालनी, यानी ए भी फाइंड करना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, कह रहा है रोप और ग्राउंड जो है उससे जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 30 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ पोल ए। तो यहाँ पे देखो जल्दी से हम लिख लेते हैं, लेट ए बी बी अ पोल एंड ए सी बी अ रोप। ये लिखना होता है हमेशा, ठीक है, कि डायग्राम में तुम क्या, किसको क्या क्या डिनोट कर रहे हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बता दिया कि भाई ये क्या है, पोल है ए बी, और ए सी क्या है, रोप हो गई। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, कैसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें एंगल बी क्या होगा, 90 डिग्री। एंगल बी क्या है, 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, अभी हमने देखा था इससे पहले वाले चैप्टर में कि जहाँ पे 90 डिग्री का ट्राइंगल होता है, ठीक है, वहाँ पे तीन चीज हमें मिल रही होती है। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के अपोजिट में परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, ये एडजेसेंट साइड यानी कि बेस। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया उसी टाइप का ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें फिर हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस। क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस। मुझे चाहिए क्या, मुझे ए बी चाहिए, यानी कि ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। ध्यान देना, क्या चाहिए मुझे, परपेंडिकुलर। और है क्या मेरे पास, मेरे पास है हाइपोटेन्यूज। तो अब ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ, उसके रेशियो में बता सकते सर हो? साइन। साइन। साइन मुझे बताया जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 होगी। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/2। ए बी की तो वैल्यू नहीं पता मुझे, तो रहने दो। ए सी की पता है कितना, 20। तो जब मैं 20 को इधर लाऊंगा तो 20/2 हो जाएगा, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। क्या 10 क्या, मीटर। ठीक है, जिसमें भी ये चल रहा होगा। रोप की लेंथ कितनी है, मीटर में, तो इधर ये पोल भी कितना आ जाएगा, मीटर। तो ये मुझे क्या पता चल गई, हाइट ऑफ पोल पता चल गई। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, हेंस, ठीक है, हाइट ऑफ टावर इज 10 मीटर। ये पोल जो भी हमने बोला था, पोल बोल दी, यहाँ पे लिख देना, लेंथ और हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। तो देखो हमें सिर्फ क्या पता था, एक तो पता था एंगल ऑफ एलिवेशन और एक लेंथ ऑफ रोड। इससे, इसके हेल्प से हमने क्या फाइंड कर लिया, हाइट ऑफ पोल। But it breaks due to storm and broken part bends so that the top of tree touches the ground, making making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tower to the point where the top touches the ground is 8 meters. Find the height of the tree. तो देखो समझते क्या हुआ। अभी डायग्राम मत बनाना, पहले देख लो। तो मैं कह रहा हूँ एक ट्री है, ये मान लिया हमने ए बी, वहाँ पे था, इस जगह पे चल रहा हूँ, ताकि अभी तो क्या हुआ, स्टॉर्म की वजह से, तूफान की वजह से, ठीक है, ये ब्रेक हो गया, ठीक है, किसी पॉइंट से।
तो हमने बोला कि भाई शुरू में जो ये एबी ट्री था ये इस पॉइंट से, ये मान लेते हैं ये पॉइंट सी, इससे ब्रेक हो गया, ठीक है, टूट गया, और टूट के ये कुछ इस तरीके से गिरा है यहाँ पे कि ये जो एंगल बना रहा है ना वो 30 डिग्री बना रहा है, यानी कि जितना एसी है देखो वही तो नीचे आके गिरा होगा, तो सोचिए बताओ ये बात। अब ये पूरा जो ए बी है वो क्या है, ट्री, एक बार मैं लिख देता हूँ, लेट ए बी बी और ट्री, ये क्या हो गया, ट्री हो गया। फिर हुआ क्या, ब्रोक हो गया, which at point C, और ये क्या हो गया, सी पॉइंट से ब्रेक हो गया, टूट गया। उससे क्या हुआ, ये ग्राउंड को टच कर रहा है डी पॉइंट पे, तो क्वेश्चन में समझ आया होगा, पूरा पहले ट्री था ये भी, स्ट्रॉन्ग की वजह से ये यहाँ से ए सी जो पार्ट है इसका ब्रेक हो गया, ठीक है, और ये इस तरीके से बिल्कुल इससे अलग नहीं हुआ है, यहाँ पे सी पे रहेगा और जहाँ पे था टच कर रहा है, यानी ये जो ए पॉइंट है अब ये कहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे डी पे, ये टूट के कुछ इस तरीके से नीचे आ गया। आगे उन्होंने बोला कि जो ये एंगल बना रहा है ना, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद दिस, ये 30 डिग्री का एंगल बना टूट जाने के बाद इस तरीके से गिर गया नीचे, और जो डिस्टेंस है बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, ये फुट है ट्री का और ये वो पॉइंट है जहाँ पे ग्राउंड को टच कर रहा है, कौन, टॉप, टॉप तो ये था, तो ये टूट गया, ये इतना पार्ट यहाँ से ब्रेक हो गया, एक यहाँ पे आ गया हुआ है डी पॉइंट पे, तो इन्होंने ये दिया हुआ है 8 मीटर, कितना दे दिया जी, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री की जो हाइट है मैं वो फाइंड करेंगे, फाइंड द हाइट ऑफ द, तो जरा यहाँ पे ये बताओ मुझे, हाइट क्या है ट्री की, ए बी है, तो हमें क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, ठीक है, क्या फाइंड करेंगे, ए बी। अब एक बात बताना है, क्या ये लिख सकता हूँ मैं, ए सी इज इक्वल्स टू सी डी, यस सर। क्यों क्यों लिखा जा सकता है, यस सर क्योंकि उतना ही सर, पार्ट क्योंकि कट हुआ है। ब्रेक हुआ है, ठीक है, कट नहीं हुआ है और टूटा है सिर्फ, और इस तरीके से एक साइड पे जाके वो ग्राउंड को टच कर रहा है, तो जितना ये एसी है उतना ये सी डी होगा, हमने मान लिया भाई ये एक्स मीटर, कितना है ये एक्स मीटर, तो ये ए से सी तक कितना होगा, एक्स होगा, तो यहाँ से भी कितना होगा, एक्स होगा, ऐसे ही हमने ले लिया, वेरिएबल ले लिया एक्स, ठीक है, एक अननोन वैल्यू ले ली। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे पूरा ए बी फाइंड करना है, तो ए बी को फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करूँ मैं, एक तो ए सी फाइंड कर दूँ और एक बी सी, दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ध्यान दो, हाइट ऑफ ट्री निकालनी है ए बी, तो कैसे आएगी ए बी, इसको बी सी को ऐड कर दूं अगर मैं ए सी से, तो मेरी पूरी हाइट आ जाएगी ट्री। अब ये तो ट्राइंगल का पार्ट नहीं है, तो इसे कैसे फाइंड करें, एक काम करते हैं, फाइंड कर लेते हैं इसको बी सी को, तो जितना डी सी होगा उतना ही ए सी होगा, ठीक है, फिर बीसी भी चाहिए तो बीसी भी फाइंड करना पड़ेगा, तो इस ट्राइंगल में, ठीक है, हम क्या लगाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन राइट ट्राइंगल CBD एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पे मैं ये निकालना चाह रहा हूँ BC, अब इस ट्राइंगल में BC क्या है ये बताओ मुझे, ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, ये एंगल के सामने BC है, तो क्या होगा BC, बोलो भाई जल्दी से, BC क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, ये बेस हो गया हाइपोटेन्यूज, मेरे पास बेस है, मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये बताओ मैं क्या लगाऊं जहाँ पे मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन परपेंडिकुलर मिल जाए, तो मैं कह रहा हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाए किसी तरीके से, तो किसमें होता है, tan थीटा, यहाँ पे मैंने बोल दिया tan थीटा। अच्छा, थीटा की वैल्यू पता है, इन क्वेश्चन में करना क्या होता है, देखो एक जो तुम्हें साइड निकालनी है वो लो,
और दूसरी वो साइड लोगे जो इन्होंने गिवन दी हुई है, जिसका हमें मेजरमेंट पता हुआ। तो यहाँ पे tan थीटा यानी कि tan 30 डिग्री लिखा जा सकता है। कितना लिख रहा हूँ मैं, कितना हो गया tan 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर कितना है, BC, और बेस कितना है, ये B। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। BC फाइंड करना है, BD है 8। इसको उधर पूछा तो ये कितना हो जाएगा, BC इक्वल्स टू 8/√3। कितना आ गया, 8/√3। अब मुझे पता है अंडर रूट यहाँ पे डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, तो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज। तो तुम क्या लिखोगे, 8/√3 की मल्टीप्लाई कराओगे तुम √3/√3 से। ठीक है, तो ये कितना बन गया, देखो √3 × √3 हो जाता है 3, 8√3/3। दोबारा से कैंसिल कर देते ना, फिर से वही आ जाएगा 8/√3। तो ये तो हमने जानबूझ के किया है। फिर देखो क्या कहते हैं, दोबारा से किसी ट्राइंगल को पकड़ते हैं। एक ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास, इन राइट ट्राइंगल CBD। ठीक है, CBD है ना, ट्राइंगल ले लिया। अब मेरे पास ये भी है और ये भी है। मैं सोच रहा हूँ बेस ले लेता हूँ और हाइपोटेन्यूज क्योंकि चाहिए, तो एक ऐसा रिलेशन बताओ जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों आ रहे। सर cos। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, मैं पता है, तो मैंने लिख दिया cos थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, थीटा की वैल्यू है मेरे पास 30 डिग्री। बेस क्या हो गया, बेस क्या है BD, और हाइपोटेन्यूज क्या है CD। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कितनी हो जाएगी भाई, √3/2। अच्छा, BD कितना है, 8 है। CD x है, जो कि हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्या करें, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को इधर भेज दो पहले, √3x, और 2 को 8 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 16 हो जाएगा। कितना हो गया, 16। x की वैल्यू निकालो तो √3 को इधर भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 16/√3। फिर से वही बात हो गई कि अपॉन में √3 आ गया, इसका क्या करें, तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो x = 16/√3 मल्टीप्लाई बाय √3। ये बन जाएगा 16√3/3। मुझे क्या चाहिए, मुझे निकालना है यहाँ पे AB, क्योंकि यही ट्री की हाइट है जितना AB होगा। तो AB का मतलब है AC + BC। डायग्राम में तुम्हें फिगर में दिख जाएगा, AC + BC AB बना रहा है। AC की वैल्यू कितनी है, AC उतना ही है जितना क्या BC होगा, यानी कि x, और BC की वैल्यू हमने निकाली थी अभी। ठीक है, लिख देंगे थोड़ी देर में। तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं, कितना है, 16√3/3, और BC की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया BC, बोला उधर, 8√3/3। जब मैं ऐड करूंगा एलसीएम, क्योंकि 3 आएगा दोनों का, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 16√3 + 8√3। आगे मैं इधर लिखता हूँ इसको, ये कितना बन गया, देखो 24√3/3। अच्छा, 24 और 3 कैंसिल हो जाएंगे 3 से, दोनों के दोनों। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 8√3, इसकी वैल्यू है AB, यानी कि हाइट ऑफ ट्री 8√3 मीटर। एंड में लिख देना, therefore height of tree is 8√3 meter. Therefore height of tree is 8√3 meter. कई बार ये होता है, वो √3 कितने वैल्यू साइड में दे देंगे। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा होगा यूज √3 इक्वल्स टू दिस। तो जो भी वैल्यू देंगे, जैसे कि √3 की वैल्यू होती है, वैसे तो एक इरेशनल नंबर है, कभी इसकी वैल्यू कोई आई नहीं कंप्लीट कैलकुलेट हो जाए। लेकिन इसकी जो वैल्यू हम लेते हैं वो डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट तक लेंगे तो हो जाएगी 1.7
कितनी रूट 3 की वैल्यू 1.73। तो तुम कई जगह ये एग्जाम में या कहीं पे देखा हुआ लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें कि यूज रूट 3 इज इक्वल्स टू दिस, या फिर कई बार रूट 3 की वैल्यू दे देते हैं 1.7। तो जो भी दिया होगा मल्टीप्लाई करोगे तो एक तुम्हारा आंसर इस तरीके से भी आ सकता है। अभी एनसीईआरटी में तुम देखोगे उन्होंने लास्ट में ऐसे दे रखा होगा 8√3, तो हम ये भी छोड़ देते हैं। कहीं पे अगर रूट 3 की वैल्यू भूलेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करके आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये तुम खुद कर लेना, समझा देता हूं मैं इसमें क्या देखो। इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर टी चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा कि पार्क में वही 2 स्लाइड लगा देते हैं बच्चों के लिए। एक लगाते हैं फॉर द चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, छोटे बच्चों के लिए। शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। ठीक है, तो उसने बोला कि भाई एक छोटे बच्चों के लिए लगा देंगे जिनकी हाइट कितनी है, एज कितनी है, 5 ईयर से कम है, and is inclined at an angle of 30 degree to the ground। तो उसने सोचा कि भाई जो छोटे बच्चों के लिए है, जो 5 साल से छोटे हैं, तो उनके लिए स्लाइड ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्टर ने, इसने लेडी ने सोचा कि सिर्फ 1.5 मीटर की हाइट रखना, यानी बच्चा इतना ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से स्लाइड करेगा। और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे उसने बोला 30 डिग्री। ठीक है, तो ये बताओ स्लाइड की लेंथ निकाल सकते हो? Yes, sir. निकल जाएगी। कैसे? ये क्या हो गया, 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज, ये 30 डिग्री है, इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि साइन लगा दोगे। क्या लगाओगे यहाँ पे? साइन 30 डिग्री। क्लियर है? साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 हो जाएगा। कितना है? 1.5। हाइपोटेन्यूज तुम्हें निकालना है ये। ठीक है, इसको एच इधर भेज दो, इधर इसको भेज दो, 3 मीटर की आ जाएगी। नेक्स्ट में उसने कहा कि जो बड़े बच्चों के लिए, उसके लिए हाइट कितनी रखेंगे? 3 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्लाइन रखेंगे 60 डिग्री। यानी कि ये तो उसने बढ़ा दिया, 3 मीटर दे दिया, और ये जो है ये स्लाइड थोड़ा ऐसे ज्यादा इंक्लाइंड है क्योंकि एंगल क्या रखा हुआ है? 60 डिग्री। 60 डिग्री तो तुम्हें पता है कितना कितना है? 5 कितना दिया हुआ तो भी बोला हुआ है 3 मीटर। तो तुम ये निकाल दो हाइपोटेन्यूज यानी कि लेंथ ऑफ स्लाइड। तो खुद से कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। Next question. The angle of elevation of a top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Angle of elevation जो है, ठीक है, top of a tower, ये टावर है, ये क्या हो गया? AB टावर हो गया। तो भाई जो टावर है इसके क्या हो गया? टॉप हो गया ये। तो टावर का फुट क्या है? B। तो क्या है? फुट से कितने डिस्टेंस पे? 30 मीटर पे। फुट से अगर मैं 30 मीटर दूर चला जाऊं तो वहां से अगर मैं टॉप को देखूंगा तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो क्या कह रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तब टावर की हाइट बताओ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट ए बी बी अ टावर। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने कि भाई यहाँ पे ए बी जो है वो क्या है? टावर है। फिर सिंपल है, आगे तो ऐसा कुछ नहीं है। इन ट्राइंगल ABC एंगल B 90 डिग्री है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, देखो मुझे क्या चाहिए? परपेंडिकुलर चाहिए। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और मेरे पास क्या है? बेस है। तो वही फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज हो रहा है, जो कि क्या होता है? tan। tan थीटा मुझे पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैं बोलूँ tan 30 डिग्री
क्योंकि एंगल 30 डिग्री है, क्या होगा ए बी परपेंडिकुलर ए बी है और बेस क्या है बी सी। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 वैल्यू लिख दी मैंने। ए बी मुझे फाइंड करना है और बी सी कितना है 30। बी सी कितना है 30। 30 का जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 30/√3 इक्वल्स टू, ये बताओ ए बी कितना आएगा। सोल्व कर सकते हो, √3 से 30 को डिवाइड किया जा सकता है। सर 10√3 आएगा। 10√3 30 को तुम लिख सकते हो 10 इंटू 3, 30 है ना, और तुम √3 से डिवाइड कर रहे हो। 3 को लिख सकते हो तुम √3 इंटू √3, तो ये 30 है, 30 को √3 से डिवाइड करा रहे हो तो क्या आएगा 10√3, क्या जाएगा 10√3। यहाँ पे तुमने लिख दिया 10√3, एंड में क्या लिखोगे देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4, ठीक है 4 है। इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. एक काइट है, ठीक है, फ्लाई कर रही है कहाँ पे 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये ग्राउंड है, यानी काइट में बोल देता हूँ यहाँ पे काइट है, ठीक है, बना दिया छोटी सी काइट। तो एक काइट यहाँ पे फ्लाई कर रही है जो है कितना है 60 मीटर। तो पूरा डिस्टेंस जो हो जाएगा कितना हो गया 60 मीटर, यानी कि ए बी हमारा 60 मीटर। The string attached to the kite is temporarily tied to a point in the ground. जो स्ट्रिंग है जो काइट पे होता है उसको हमने यहाँ पे ग्राउंड पे, ये मैं मान लो ये ग्राउंड है पूरा बी सी, यहाँ पे इसको बांध दिया उस टाइम के लिए। The inclination of the string with the ground is 60 degree। ये जो इंक्लाइन कर रही है ये स्ट्रिंग, ठीक है, ये 60 डिग्री पे इंक्लाइन कर रही है ग्राउंड से, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और लाइन ऑफ साइट हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो काइट है जैसे नाम है और ये स्ट्रिंग है। आगे और पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग assuming that there is no slack in the string। ये assume करना है स्ट्रिंग में कोई भी स्लैक नहीं है, यानी कोई भी उसमें लचीलापन नहीं है, अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो। देखो काइट हमेशा ऐसे फ्लाई करती है, जब तुम काइट को फ्लाई करा रहे होंगे तो जो तुम्हारा स्ट्रिंग होगा उसमें कर्व बन जाएगा इस तरीके से, तो कभी भी ऐसे सीधा नहीं होगा। अब इसमें इन्होंने क्वेश्चन दे दिया तो हो सकता है कोई महारथी उठे और ये बोले काइट की स्ट्रिंग ये कैसे होगी, सीधी तो होती नहीं है, फिर तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा तो कैसे सॉल्व करोगे। तो उन्होंने उस चीज से बचने के लिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि एज्यूम करो कि स्ट्रिंग जो है उसमें कोई भी स्लैक नहीं है, ठीक है। वो यहाँ पे ट्रायंगल बना रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है, बस इतना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेरे पास क्या है, ये क्या हो गया, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लेट BC be a ground and A be the position of kite which is 60 meter above ground, ठीक है। At that is from B, ऐसे लिख देते हैं B से, ठीक है, ग्राउंड ये हो गया B, तो B से 60 मीटर अबव। एंड AC be a string, और AC क्या है स्ट्रिंग। तो हमने अपना पूरा जो हमने डायग्राम बना हुआ है फिगर इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब बस मुझे बता दो यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा। सर साइन। सबको ये लग रहा है साइन लगेगा, ठीक है, बोलो साइन लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये थीटा के सामने वाला है, क्या होता है एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला है जिसको मुझे फाइंड करना है। तो मैंने बताया था दो साइड लेते हैं, एक तो जो गिवन है दूसरी जो फाइंड करनी है।
तो हमारे पास में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। क्या हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर भी लिखा जा सकता था? बिल्कुल। तब तुम साइन की जगह क्या लिखोगे? कोसेक, क्योंकि होने को तो फिर ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर लिख सकते हो, जैसे हमने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लिखा जा सकता है। तो साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर क्या है? AB और हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे AC, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, AB है 60 और ये कितना आ गया AC हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, ये 60 मीटर है ना, तो इसको 60 को तुम AC को इधर ले आओ, AC √3 हो जाएगा, 60 के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 120, AC कितना आ गया 120 अपॉन √3। 120 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 40, लिखा जा सकता है ना। तो जो 3 है उसमें से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 40 √3 मीटर। तो ये आंसर हो गया। एंड में लिख देना देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर।